नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन के बारे में। जिस इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी नहीं रहेंगे, तो आप किसी भी गलत स्टॉक को पिक कर लेंगे और बाद में आपको बड़ा लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो ज़रूर देखिए। यहाँ पे आपको कंपनीज़ की जानकारी में आपको साथ एजुकेशन पर्पज़ में शेयर करता हूँ, जो आपको देखकर कुछ अंदाज़ा मिलेगा, जिस अंदाज़े से आप कंपनी के ऊपर रिसर्च करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के कुछ स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा आरबीएल बैंक के बारे में। देखिए आरबीएल बैंक जो इंडिया की एक प्राइवेट बैंक है और इस कंपनी का हालत एक टाइम बहुत शानदार था। अगर मैं 6 मंथ 1 मंथ और 6 मंथ तक दिखा दूँ तो कंपनी पॉजिटिव में है। 1 साल में कंपनी 23% तक रिटर्न दे दिया और यही रिटर्न देखकर बहुत लोग उछल रहे होंगे कि उसको लग रहा है कि कंपनी फिर से रिकवरी करेंगे, फिर से उसको बड़ा मतलब रिटर्न दे सकते हैं। मगर 5 साल की हालत देखेंगे तो 70% के आसपास कंपनी क्रैश हो चुके हैं। इसके ऊपर मैं बार-बार आपको वीडियो बना के दिया। इसके ऊपर एक आरोप भी लगाया गया था और उसके बाद कंपनी के ऊपर हालत ही खराब हो गया। अगर मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूँ तो 50% के आसपास कंपनी के ऊपर क्रैश देखने को मिला। तो कंपनीज़ की ये जो बड़ा गिरावट है, इस गिरावट के पीछे कोई ना कोई तो बड़ा कारण होगा, कोई ना कोई बड़ा रीज़न होगा, जिस रीज़न के चलते हुए कंपनीज़ के ऊपर एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकता है। तो कंपनीज़ के ऊपर बात करूँ, तो कंपनी में इस तरीके से गिरावट के पीछे कारण कौन-सा है? उसको ढूँढने से पहले कंपनीज़ के कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए कंपनीज़ के जो इस बार जो रिज़ल्ट आया, तो ध्यान से देखेंगे कंपनी का जो रिज़ल्ट है, 2022 में कंपनी का इनकम था 2130 करोड़ के आसपास और इस बार वो बन चुके 2400 अ, चलो 500 करोड़ के आसपास बोल सकते हैं। कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में लेके आया। कंपनी के इंटरेस्ट भी कंपनी पेमेंट किया। उसके बाद एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में लेके आया और उसके बाद देखिए कंपनी का फाइनेंशियल जो प्रॉफिट रेशियो है, वो नेगेटिव में चला गया। तो देखिए नेगेटिव जो हुआ, वो इस बार पिछले बार की तुलना से ज़्यादा नेगेटिव हुआ। इसका मतलब कंपनी का जो फाइनेंशियल प्रॉफिट रेशियोज़ है, वो यहाँ पे कम हो चुके हैं। मतलब लॉस और भी बड़ा हो चुके हैं। फिर भी कंपनी का ओपीएम आप देखेंगे, सॉरी फाइनेंशियल मार्जिन आप देखेंगे तो मार्जिन में ऑब्वियसली यहाँ पे भी माइनस ज़्यादा देखने को मिला। कंपनी का तो एक्स्ट्रा बेनिफिट कहाँ से मिला? कंपनी का अदर्स इनकम से। तो कंपनी का अदर्स इनकम मतलब कंपनी कहाँ से इनकम कर रहा है वो देखना ज़रूरी है। कंपनी का अदर्स इनकम नॉर्मल मतलब कंपनी मान के चलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट किया, उसके हिसाब से कंपनी का जो इनकम आया, वही इनकम कंपनी के लिए इनकम बन चुके हैं। तो टोटल कंपनी की इनकम है, पिछले बार 198 करोड़ के आसपास था, इस बार 271 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो कंपनी की इनकम अच्छा हुआ, क्या फिर भी कंपनी इसके ऊपर ग्रोथ है? बिल्कुल भी नहीं। तो प्रॉब्लम्स कहाँ पे हुआ? चलो मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान से देखिएगा कंपनी के कैश फ्लो के बारे में। तो यही बात आपको नेगेटिव लगेगा क्योंकि देखिए कंपनी एक्चुअली प्रॉफिट दिखा रहा है कितना? 2000, 3000, 6000 करोड़ के आसपास और इस बार कंपनी 11,000 तक मार्केट से पैसा उठा नहीं पाए। तो 11,000 करोड़ का पैसा अभी भी मार्केट में पड़े हुए हैं, जो अभी तक उठा नहीं पाए, जो कंपनी के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। दूसरी बात, कंपनी के अगर फिक्स एसेट परचेज के बारे में बात करूँ, तो इस बार कंपनी एसेट परचेज तो किया, मगर पिछले बार की तुलना से कम किया। तीसरी बात, कंपनी का जो कर्जा है, वो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लगा, जो सबसे बड़ा कारण है इस बार गिरावट का। जो देखिए प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग कंपनी ने बीच में 2-2 बार करके कोई भी कर्जा नहीं लिया, मगर कंपनी इस बार 2,200 करोड़ के आसपास कर्जा लिया। उल्टा कंपनी को जो रीपेमेंट करना था कर्जे को, वो रीपेमेंट भी नहीं किया। कंपनी रीपेमेंट भी इस बार कुछ 1 रुपया भी कंपनी पेमेंट नहीं किया कर्जे को। तो यही कंपनी की एक बड़ा वीकनेस बन चुके हैं। रही बात कंपनी के इन्वेस्टर की, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, तो यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा गड़बड़ी लगने को मिला। क्योंकि अब ध्यान से देखेंगे तो डीएस के पास पिछली बार कितना 19% होल्डिंग था, इस बार भी 19% होल्डिंग है। पब्लिक के पास 50% होल्डिंग था, पब्लिक के पास अभी होल्डिंग बढ़ चुके 55%। तो गड़बड़ी कहाँ पे हुआ? एफआईएस के ऊपर। एफआईएस 28% के होल्डिंग करते थे, इस बार 24% होल्डिंग बन चुके हैं। इसका मतलब 4% होल्डिंग बेच चुके हैं। आपको लग रहा है सर 4 ही परसेंट तो है, इतना क्या ज़्यादा है? 4% भी बहुत करोड़ों का अमाउंट होते हैं। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे किया जाता है। तो मैं अगर ध्यान से इस चीज़ को मैं आपको डिटेल्स में दिखा दूँ, तो ध्यान से देखिएगा, म्यूचुअल फंड कंपनी ने यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज़ किया सितंबर मंथ के बाद, मगर एफआईएस ने यहाँ पे क्या किया? डिक्रीज़ किया खुद का होल्डिंग को और प्रोमोटर के पास तो कोई होल्डिंग ही नहीं है, प्रोमोटर खुद माल बेच कर भाग गया। तो इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, आरबीएल बैंक जैसे कंपनीज़ के ऊपर आप निवेश करने से पहले ये सारे पैरामीटर्स ज़रूर चेक कर लेना। रही बात कंपनीज़ के ऊपर मैं खुद एक ट्रेड आपको दिया था,
यहाँ पे देखिए कुछ टाइम वॉल्यूम किया, तो यहाँ पे एक रेंज बन रहा था। इस रेंज के ऊपर अगर कोई भी ट्रेड बने तो उसके ऊपर एंट्री ले लेना। तो रेंज के ऊपर कौन सा कैंडल में ट्रेड बना था? इस कैंडल तो ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पे जो कैंडल बना था, इस कैंडल में मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ, इस कैंडल में आपको एंट्री लेवल मिला था और ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन किया गया जा रहा था कि जो टारगेट रेशियो है वो 203 रुपीज तक जाएगा, मगर कंपनी हाई कितने किए? 187 के आसपास। तो मेरा एंट्री लेवल यहाँ पे हुआ था और मैं इस कैंडल के आसपास इस जगह पे एग्जिट हो चुका हूँ। क्यों हो चुका हूँ मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ टाइम वॉल्यूम क्रिएट किया और उसको ऊपर साइड में लेके जाने के लिए कोशिश किया, मगर यहाँ पे सेलर ने उसको फॉल कर दिया। तो मैं इस कैंडल में जो ब्रेकआउट देखने को मिला, इस कैंडल में मैं एग्जिट हो चुका हूँ। चाहे मुझे प्रॉफिट कम भी हुआ, फिर भी मैं लॉस नहीं लेना चाहता। तो एज ए लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए? देखिए एज ए लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के ऊपर अभी भी प्रेशर है, तो उस हिसाब से काम करिएगा। तो अभी जल्दबाजी करके इन्वेस्ट मत करिएगा। सेकंड जो कंपनी है जिसका नाम है सोना कॉम्स बीएमडब्ल्यू, मतलब सोना बीएमडब्ल्यू, जिसका नाम सोना कॉम्स भी जाना जाता है। इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी लगातार लगातार अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। 6 मंथ में कंपनी 21% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। 5 साल में कंपनी 7% और मैक्सिमम में कंपनी 48% के आसपास रिटर्न दिया। कंपनी में धमाका जैसा रिटर्न देखने को मिला है, मगर कंपनी में टॉप लेवल से दिखा तो डाउन लेवल तक अच्छा खासा गिरावट भी देखने को मिला। तो इसके ऊपर एक बड़ा अपडेट यहाँ पे देखने को मिला। अपडेट क्या है आप देख सकते हैं, नो होल्डिंग बैक FPIN, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के ऊपर क्या बताया जा रहा है कि FPIS ने इसके ऊपर होल्डिंग जो है वो यहाँ पे इंक्रीज किए हैं। तो सोना कॉम्स के ऊपर कितना होल्डिंग इंक्रीज किया गया है वो आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, सोना सोना बीएमडब्ल्यू इसके मत सॉरी BLW, इसके ऊपर दिसंबर क्वार्टर में 2022 में 11% के आसपास होल्डिंग FIS के पास था और इस बार कितना 24% के आसपास हो चुके हैं। इसका मतलब 13% के आसपास कंपनी के ऊपर इंक्रीजिंग देखने को मिला। तो अच्छा खासा यहाँ पे, सॉरी 13% नहीं, चेंज पीपीटी के आसपास देखे 13% के आसपास। ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट का पावर है सोना, मतलब सोना BLW के ऊपर, तो वहाँ पे आपको मैं बता दूं तो कंपनी का प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग थे उस होल्डिंग को कंपनी ने कम किया और उसका फायदा किसने उठाया? FIS और DS ने। FIS के पास देखिए डबल के आसपास होल्डिंग हो गया और DS के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग इंक्रीज हुआ। पब्लिक भी छोटा मोटा माल यहाँ पे खरीदारी किए हैं। तो मैं जरूर कहूंगा सोना BMW जैसे कंपनीज के ऊपर फोकस रखिएगा ये लॉन्ग जर्नी के लिए, क्योंकि कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए किस तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनी ने होल्डिंग इंक्रीज किया और किस तरीके से यहाँ पे FIS ने भी होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज किया। तो बड़ा सा माल यहाँ पे उठाया गया। जो 11% के आसपास होल्डिंग था, आज वो 25% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए लॉन्ग जर्नी के लिए। कंपनी में यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला था, यहाँ पे एक ट्रेड भी बन रहा था, मगर वो ट्रेड में नहीं ले पाया। तो इसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम थोड़ा दूसरे काम में व्यस्त था, तो इसलिए मैं ट्रेड मिस कर चुका था, तो इसलिए मैं ट्रेड आपके साथ शेयर नहीं किया। यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे देखिए बिग एक रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस को कंपनी किस तरीके से फेस करता है वो देखना जरूरी है। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तब मैं आपको किस तरीके से कैंडल होता है उसके ऊपर मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा। जाकर अभी टेलीग्राम में ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारे अपडेट्स मिल जाएगा। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है नैरोलैक पेंट्स। तो इंडिया के टॉप 5 रैंकिंग में कंपनी का नाम देखने को मिलता है। इंडिया के टॉप 3 कंपनीज में कंपनी का नाम देखने को मिलता है। नैरोलैक पेंट्स के बारे में बात करूं तो कंपनी के अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिला, क्योंकि रॉ मटेरियल्स के बढ़ते हुए प्राइस के कारण हर पेंट सेक्टर के ऊपर बड़ा क्रैश देखने को मिला। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला है। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए 5000% के आसपास रिटर्न दे दिया। तो कंपनी के ऊपर आज बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट क्या है? कंपनी के अनाउंसमेंट अगर देखेंगे, कंपनी स्प्लिट पहले भी दे चुके हैं, बोनस भी पहले दे चुके हैं। तो 2010 में कंपनी सॉरी हाँ, 2010 में कंपनी 1:1 का बोनस दिया था। फिर से एक बार कंपनी बोनस देने वाला है 1:2 रेशियो का। इसका मतलब हर 2 शेयर में कंपनी आपको 1 शेयर देने वाला है। तो जितने सारे दोस्त इस कंपनी का होल्डिंग रखे हैं तो उसके लिए गुड न्यूज़ होने वाला है। तो जाकर अभी भी फटाफट इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और इस कंपनी के ऊपर ज़रूर निवेश करने के लिए सोचिए। तो ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, आपको सिर्फ के सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए था एज ए एजुकेशन पर्पस में। तो प्लीज़ इस वीडियो को वॉच करिए, मतलब ध्यान से, उसके बाद स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए, बाय बाय।